जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th डीपीआई द्वारा जारी किए गए आदर्श प्रश्न पत्र 2022-23 के लिए अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य संकाय के प्रश्न पत्र के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। मांग की लोच किसे कहते हैं? मांग की लोच यह बताती है कि वस्तु की कीमत यदि डबल हो जाए तो मांग जो है वो आधी रह जाएगी या आधी से कम होगी या ज़्यादा। तो यानी मांग की लोच क्या बताती है? कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन को बताती है। तो यदि हम मांग की लोच का फॉर्मूला लिखें तो ये होगा कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, ये डेल्टा है, मांग में होने वाले परिवर्तन को बताती है। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, छोटा सा है। इसके बाद मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती हैं, लेकिन इसमें केवल 3 पूछी हैं तो हम 3 लिखेंगे। पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग का मतलब होता है कि मांग में यदि जितनी मांग में कीमत में कोई भी परिवर्तन ना हो, जैसे ये कीमत है और ये मांग है, तो 0x(y). अब कीमत तो ये एक ही है, मांग इसी कीमत पर मांग कभी इतनी होती है, कभी इतनी होती है, कभी इतनी। तो इसे हम क्या कहेंगे? पूर्णतः लोचदार मांग। यानी कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर भी मांग में कई परिवर्तन हो। आप ये चित्र भी बनाएंगे। इसके बाद दूसरा है अधिक लोचदार मांग। अधिक लोचदार मांग का अर्थ है कि जो मांग है वो अधिक है, लोच किस में ज़्यादा है? मांग में। तो ये आप पहले पी और डी ये बना लेंगे। इसके बाद चित्र बनाना बहुत सरल है, पहले आप ये बनाएं। लोच किस में ज़्यादा है? मांग में ज़्यादा है। कीमत कम होगी तो मांग में परिवर्तन ज़्यादा होना चाहिए। तो कीमत में केवल इतना सा परिवर्तन हुआ है जबकि मांग में इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। तो ये क्या है? अधिक लोचदार मांग का चित्र है। आप ये चित्र भी बनाएं। यानी कीमत में परिवर्तन के अनुपात में मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन हो, ये डिमांड है। कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन हो तो हम उसे अधिक लोचदार मांग कहेंगे। इसके बाद लोचदार मांग, यानी कीमत में जितना परिवर्तन हो मांग में भी उतना ही परिवर्तन हो। इसका चित्र भी सरल है। XY ये कीमत है और ये मांग है। अब अधिक लोचदार का मतलब होता है कि कीमत में जितना परिवर्तन होगा मांग में भी उतना ही परिवर्तन होगा। ये देखिए, ये दोनों डिफरेंस आपको कैसे बनाना है? बराबर बनाना है। तो ये क्या हो गई? इकाई लोचदार मांग। कीमत में 25% परिवर्तन हुआ तो मांग में भी 25% परिवर्तन हुआ। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं? यू आकार यानी प्रारंभ में लागतें घटती हैं और अनुकूलतम संयोग के बाद लागतें बढ़ने लगती हैं। लागतें घटती क्यों हैं? क्योंकि प्रारंभ में पैमाने की बचत प्राप्त होती है। बचत का मतलब है कि आपकी भूमि जो है बहुत बड़ी है, इसमें एक श्रमिक काम कर रहा है, लागत ज़्यादा आएगी। जैसे जैसे श्रमिक बढ़ाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, इसलिए लागत क्या होगी? घट जाएगी। तो प्रारंभ में पैमाने की बचत के कारण लागतें घटती हैं। अब इसमें 3 ही श्रमिक की ज़रूरत है, इसके बाद भी आप श्रमिक बढ़ाते जाएं तो लागत घटने के स्थान पर क्या होगी? बढ़ने लगेंगी। 3 श्रमिक पे क्या हो गया? अनुकूलतम संयोग। तो लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं? पैमाने की बचत के कारण लागतें घटती हैं और पैमाने की अबचत, यानी अब आप 3 से ज़्यादा श्रमिक लगाते जा रहे हैं तो कुछ काम करेंगे, कुछ बैठे रहेंगे तो अबचत प्राप्त होगी। तो अल्पकाल में पैमाने की बचत के कारण लागत वक्र नीचे गिरता है और अनुकूलतम संयोग के बाद अबचत के कारण लागत वक्र ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए अल्पकालीन लागत वक्र यू आकार के होते हैं। लागत वक्र के यू आकार के होने के कारण बचतें 4 प्रकार की होती हैं। तकनीकी बचत।
तकनीकी बचतें वे बचतें होती हैं जो तकनीकी सुधार के कारण प्राप्त होती हैं। जैसे आप हाथ से काम करें और मशीनों से काम करें। यदि मशीनों से काम करेंगे तो आपकी लागत में कमी आ जाएगी। श्रम संबंधी बचतें, श्रम संबंधी बचतें का मतलब आप एक काम पूरा खुद ही करें या फिर काम का छोटे छोटे भागों में विभाजन कर दें तो लागत में कमी आ जाएगी। विपणन संबंधी बचतें, यदि आप बेचने के लिए नई तकनीक का यूज़ करें तो आपकी लागत में कमी आ जाती है। प्रबंधकीय बचतें, यदि प्रबंधक जो है एक ही है और यदि हम उसके अधीन काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ा दें तो प्रबंधकीय लागत में कमी आ जाती है। तो ये 4 कारण हैं जिनके कारण की लागत वक्र यू आकार के होते हैं। अल्पकाल एवं दीर्घकाल की अवधारणा को समझाइए। अल्पकाल क्या होता है? अल्पकाल में यदि आप उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो भूमि तो स्थिर रहेगी, आप श्रमिक की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाएंगे। तो अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। अल्पकाल में हम जो स्थिर साधन हैं यानी भूमि, उसका ही गहनता से बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं, केवल परिवर्तनशील साधनों के अनुपात में परिवर्तन करते हैं। दीर्घकाल किसे कहते हैं? तो दीर्घकाल वह समय अवधि होती है जिसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी आप भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस सभी को परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें सभी साधनों में आनुपातिक परिवर्तन करते हैं। आनुपातिक यानी सभी को डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया। और दीर्घकाल मतलब अलग अलग उत्पादन प्रक्रिया में दीर्घकाल की अवधि अलग अलग होती है। घंटा, दिन, सप्ताह, महीना अलग अलग दीर्घकाल की अवधि हो सकती है। राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में अंतर। राजस्व व्यय का संबंध अचल संपत्ति, पूंजीगत व्यय का संबंध अचल संपत्ति से होता है। जैसे आपने कोई मशीन खरीदी अपनी फैक्ट्री के लिए या फैक्ट्री के लिए भवन खरीदा तो ये पूंजीगत व्यय है, क्योंकि इसका संबंध किससे है? अचल संपत्ति से। जबकि राजस्व व्यय का संबंध दिन प्रतिदिन के संचालन से होता है। जैसे आपने इस जो फैक्ट्री का भवन है उस खराब ना हो इसके लिए आपने जो व्यय किए वो क्या हो जाएंगे? राजस्व व्यय। जैसे आप हर साल इसकी पुताई करवाएं तो ये क्या होगी? राजस्व व्यय। अवधि पूंजीगत व्यय, दीर्घकाल के लिए आपने ये भवन दीर्घकाल के लिए खरीदा, जबकि राजस्व व्यय की अवधि अल्पकाल की होती है। पूंजीगत व्यय, मशीन आप खरीदेंगे तो मूल्यह्रास होगा मशीन में या भवन में भी मूल्यह्रास होगा। जबकि राजस्व व्यय, जैसे आपने मजदूर को मजदूरी दी तो वो उसका मूल्यह्रास से कोई संबंध नहीं होता। पूंजीगत व्यय का उद्देश्य व्यापार की अर्जन क्षमता को बनाए रखना। जैसे आपने ये भवन खरीदा ना तो इससे व्यवसाय की अर्जन क्षमता बनी रहेगी, जबकि राजस्व व्यय से क्या होगी? अर्जन क्षमता बनाए रखना। इसमें आप पुताई करेंगे तो अर्जन क्षमता क्या होगी? बनाए रख पाएंगे हम। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे में संबंध बताइए। राजस्व घाटा जो होता है वो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर होता है, जबकि राजकोषीय घाटे में राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के साथ साथ पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियां शामिल होती हैं, लेकिन इसमें जो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं वो गैर ऋण सृजित होना चाहिए, यानी उसमें ऋण शामिल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार राजस्व घाटा जो है एक विस्तृत अवधारणा है जिसमें राजकोषीय घाटा शामिल होता है। अवमूल्यन और मूल्यह्रास को समझाइए। अवमूल्यन क्या है? अवमूल्यन का अर्थ है कि अवमूल्यन में क्या किया जाता है कि विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य को सरकार जानबूझ के कम कर देती है। जैसे मान लीजिए कि $1 के बदले हमें 100 रुपये देना पड़ता है, अब सरकार कहे 200 रुपये देंगे, यानी हमारी मुद्रा का मूल्य सरकार ने जानबूझ के कम कर दिया। लेकिन यदि ये जो 100 रुपये के बदले 200 रुपये हमें देना पड़ रहा है, यह स्वतः ही कम हो जाए, मांग हमारी मुद्रा की कम हो जाए तो ऐसा होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? मूल्यह्रास। अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर के तहत होता है, जबकि
मूल्यह्रास लोचपूर्ण विनिमय दर के कारण होता है। अवमूल्यन सरकार निर्णय करके विनिमय दर को कम करती है, जबकि मूल्यह्रास में विनिमय दर स्वतः ही मांग और पूर्ति की शक्तियों के कारण कम हो जाती है। भुगतान शेष सदैव संतुलित रहता है। इसे हम एक खाते के माध्यम से देख सकते हैं। भुगतान शेष सदैव संतुलित इसलिए रहता है क्योंकि ये लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर बनाया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली में डेबिट और क्रेडिट पक्षों का योग सदैव बराबर होना चाहिए। जैसे यदि एक देश ने दूसरे देश से 100 करोड़ रुपए की मशीन खरीदी, पैसे नहीं हैं तो 100 करोड़ रुपए जो हैं ऋण के रूप में लिख दिए जाएंगे और दोनों खातों का शेष कैसा हो जाएगा, बराबर। तो भुगतान शेष सदैव संतुलित क्यों रहता है, क्योंकि इसमें यह दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर होता है। इसलिए लेनदारी या देनदारी की राशि को ऋण के रूप में लिखकर दोनों खातों का शेष बराबर कर दिया जाता है।